Welcome students, my name is Sumit Singh and I welcome you to the YouTube channel of Multidimensional Sumit. I'm your tutor and I'll be teaching you the subjects of science, humanities also. So the subjects will be according to your needs, whatever you people want, I will also teach them. Before I start, let me give you my brief introduction. So as I said, my name is Sumit. I'll be in this profession for 7 years and I'll be teaching you all the subjects and before I start teaching, let me give you the glimpses of my source. If I'm studying you cell biology, this is the cell biology video, and this content is from class 11 NCRT, your standard book that is PS Verma, Cell and Molecular Biology, your S. Chand publications, Cell and Molecular Biology, and also some concepts from Albert's Molecular Biology. Okay, so don't think that if I am teaching you something at this YouTube channel, so there will be compromise. There will be no compromise basically in quality. These videos are basically designed for BSc level students who are preparing for their examinations. But some students who are in class 11th or 12th, out of curiosity, these people can also watch the videos. I can use both the language. This is efficiently English and Hindi. So this is the first video, and I will make sure that I will use both the languages so that you people become comfortable with me. With the passage of time, you can also demand that in which language you want any particular video. So let us start the video without wasting us time. तो देखिए, सेल बायोलॉजी होता क्या है? हमें पता है बायो और लॉजी दो सब्जेक्ट शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, बायो होता है लाइफ और लॉजी होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ कहते हैं बायोलॉजी। अब सेल क्या है, सेल कहाँ से आया, सेल क्या करता है, सेल से क्या बना है, सेल कैसे पढ़ा गया पहली बार, ये सब क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में स्टार्ट करते हैं कि सेल जो है, सेल बेसिक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। ये जो एक डेफिनेशन है बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है। एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखी है नीचे, अगर आप पहले ही पेज पे देखोगी, एनीथिंग दैट कैन हैव अ मास लेस देन अ सेल। एक सेल से कम अगर कुछ भी है तो उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगी। तीसरी लाइन एक और लिखी है कि विद द एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी सेल स्टडीज बिकम ईजियर। मैं तीनों लाइनों को भी एक्सप्लेन करूंगा आपको आगे चल के, और उसके बाद मैं आपको सेल बायोलॉजी की एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन भी बताता हूँ, और ये भी बताता हूँ सेल बायोलॉजी कहाँ काम आती है, कैसे काम आती है। तो आगे के कुछ 15 मिनट मुझे दे दीजिए आप, आपको सेल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दूंगा मैं, और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभी। सेल बायोलॉजी, जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक बायोलॉजिकल साइंस है। ठीक है, सेल बायोलॉजी एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है। ठीक है, बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है, और बायोलॉजी की ब्रांच है एक सेल बायोलॉजी, जिसमें हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं। इसको साइटोलॉजी भी बोलते हैं। साइटो मीन सेल, लॉजी मीन स्टडी। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि एक बायोलॉजिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर की पढ़ाई, वो काम कैसे करता है, उसके मॉलिक्यूल्स की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसके अंदर डीएनए है, उसके अंदर आरएनए है, उसके अंदर कैसे सीक्वेंसिंग हो रही है, उसके आरएनए कैसे कर रहे हैं, उसके ऑर्गेनेलीज काम कैसे कर रहे हैं, ये सब कुछ आगे उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है, सेल माइटोसिस कर रहा है, मियोसिस कर रहा है, वो भी देखना है ना हमें। उसके बाद उसकी जेनेटिक्स, यानी कि सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर क्या क्या सीक्वेंसिंग हुई है, वो सब कुछ जो ब्रांच स्टडी करती है, ये इतनी सारी चीज़ें उसे कहते हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि जहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन आपकी ख़त्म होती है कि एडवांसमेंट जो थी माइक्रोस्कोपी की, उसकी वजह से ही सेल बायोलॉजी में एडवांसमेंट्स आई हैं। अगर माइक्रोस्कोपी नहीं आती, माइक्रोस्कोप से नहीं बनते, तो सेल बायोलॉजी जो थी वो एडवांस नहीं हो सकती थी। ठीक है, इसमें सबसे पहले बायोलॉजी के फादर, जिनका नाम है अरिस्टोटल, उनका नाम आता है। उन्होंने कहा था कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी हैं, सारे के सारे एनिमल्स हों चाहे चाहे प्लांट्स हों, वो कॉम्प्लिकेटेड है या सिंपल है, उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिपीट होती हैं। देखिए, अब हमें तो पता है कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं, वो सेल है, लेकिन इनको पता नहीं था। तो इन्होंने कहते हैं कि हाँ, इन्होंने एग्जांपल देखी, जैसे रूट्स में भी कुछ चीज़ें हैं जो रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में कुछ चीज़ें जो हैं वो रिपीट होती हैं। अब वो कुछ चीज़ें क्या हैं, हमें आगे चल के पता चलेगा। लियोनार्डो दा विंची, आप लोगों को पता है, ये बहुत एक मल्टी डायमेंशनल थिंकर आदमी थे हमारी तरह ही। तो ये भी बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान रखते थे। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि माइक्रोस्कोपी
को आपको माइक्रोस्कोप्स को लाना चाहिए, मैग्नीफाइंग लेंस को लाना चाहिए सेल को पढ़ने के लिए। उसके बाद कॉर्नेट जिस्नर करके एक साइंटिस्ट आते हैं। ये जो थे, इन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को ऐसा लगा कि इन्होंने जिन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा है उनको बिना सेल के तो नहीं पढ़ा जा सकता, सेल के माइक्रोस्कोप के। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे के सारे प्रोटिस्ट को पढ़ा। प्रोटिस्ट यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा में आने वाले मेंबर्स, ऑल दी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बाकी किसी किंगडम के ऑर्गेनिज्म से अपनी को जितने भी सिमिलैरिटीज शो नहीं करते उन सबको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा मैं बता दिया आपको। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, इनको नाम दिया इन्होंने फॉरमेनिफेरा। ठीक है, फॉरमेनिफेरा नाम दिया। ये अर्लीस्ट रिकॉर्ड है, जैसे मैंने कहा कि मैग्नीफाइंग ग्लास कभी यूज़ हुआ था। अब मैग्नीफाइंग ग्लास बना कैसे, दो लेंस को जोड़ा, दो ऑप्टिकल लेंस को जोड़ने के बाद एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनता है। ठीक है, जो सेल बायोलॉजी की एडवांसमेंट है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के साथ ज़्यादा आई है, क्योंकि फिर हम जो थे चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में देख पाए, उनकी मॉलिक्यूलर सीक्वेंसिंग। और अगर मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करूँ तो वो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बाद ही अच्छे से हमें पता चली है। ठीक है, अभी भी हमारे सामने कुछ चीज़ें खुल रही हैं। तो हम शुरू करते हैं फिर नीचे वाला पॉइंट कि रॉबर्ट हुक, ये आपको पता होंगे इनके बारे में कि रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। इन्होंने सेल को नाम भी दिया था और इन्होंने डिस्कवर किया था कॉक, ड्राइड कॉक में आउटर मोस्ट लेयर निकाली उन्होंने सेल की, कॉक कहते हैं जिसको, और वो भी ओक ट्री की। उसको उन्होंने स्टडी किया, इनको दिखा क्या कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, मधुमक्खी की छत्ते की तरह कुछ इस प्रकार से यूं हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर है और वो अंदर से खाली पड़े हुए हैं। कुछ इस तरीके के सेल इन्हें दिखे थे, अगर आपको क्लियरली दिख पा रहे हो स्क्रीन पे। तो इस तरह का इनको एक स्ट्रक्चर दिखा और इन्होंने इसको अपनी एक बुक जिसका नाम माइक्रोग्राफिया है उसके अंदर लिख दिया। बात खत्म हो गई। उसके बाद आते हैं कि इन्होंने तो डेड सेल डिस्कवर किया, क्योंकि कॉक में स्क्लेरेनकाइमेटिस सेल्स होते हैं जो कि डेड होते हैं। ठीक है, अब एंटोन वॉन लियोनहुक, या इनका नाम एंटोनी वॉन लियोनहुक भी दिया जाता है कई कई बुक्स में, तो आपको जो सा अच्छा लगे वो ठीक है, बट हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी ऐसे ही लिखो तो ठीक रहेगा। ओके, या स्लैश मार के आप दोनों नाम डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने बहुत सारे माइक्रोस्कोप बनाए और इनका जो माइक्रोस्कोप था वो 300x जूम करता था। ठीक है, 300x जूम करता था। इससे पहले मैं बताना भूल गया कि फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाया था फ्रांसिस जेनसन और ज़ेकारिस जेनसन, ये फादर और सन थे, और इनका माइक्रोस्कोप 10 से 30x जूम कर पाता था, 30 टाइम्स। लेकिन देखो 30 से 300 टाइम्स जूम हो गया, एडवांसमेंट कितनी ज़्यादा आ गई माइक्रोस्कोपी में। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल भी खोजा, इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं, माइक्रोस्कोपी के जनक, माइक्रोस्कोपी के दाता। इन्होंने क्या क्या देखा था, स्पर्म ह्यूमन के, डॉग के, फिश के, फ्रॉग के स्पर्म सेल्स को भी ऑब्जर्व किया था। अब इनके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मीरबल। मीरबल ने क्या कहा था कि सारे के सारे प्लांट जो हैं वो सेल्स के बने हुए हैं, इन्होंने ये कहा। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आते हैं 1831 में, इन्होंने न्यूक्लियस को खोजा भी, डिस्कवर भी किया और नाम भी इन्होंने दिया। क्वेश्चन दो बन सकते हैं, वन डे एग्जामिनेशन में भी बन सकते हैं, आपके एग्जाम में भी बन सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, कि हु कॉइंड द टर्म न्यूक्लियस, तो कॉइन भी इन्होंने की थी और डिस्कवर भी इन्होंने ही किया न्यूक्लियस को। किसमें, एक ऑर्किड प्लांट, एक प्लांट होता है जिसका नाम ऑर्किड है, उसके अंदर। इन्होंने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस है वो फंडामेंटल और कांस्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए सेल, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो हर एक सेल के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब शुरू करते हैं हम सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में आप लोगों को पहले भी पता है कि दो साइंटिस्टों ने दी थी, एक का नाम था मैथाइस स्केलेटन और थ्योडोरस श्वान। 1838 और 1839 में दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी। ये दोनों एक साथ में काम कर रहे थे। स्केलेटन जो थे वो बोटेनिस्ट थे और जो श्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। पहले ब्रिटिश लिखा है ओल्ड एनसीईआरटी में, कंफ्यूज मत होइएगा, नई एनसीईआरटीज आई हैं उनमें जर्मन जूलॉजिस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों कोवर्कर थे। स्केलेटन ने क्या कहा कि जो सेल्स हैं वो यूनिट हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो है प्लांट्स के अंदर, मतलब सेल जो है, सेल्स आर यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन प्लांट्स। ठीक है, बेसिक है ये। इन्होंने न्यूक्लियोलाई को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर का रीजन होता है जहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं, जहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने न्यूक्लियोलस की खोज की थी, न्यूक्लियोलाई यानी कि ये सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, श्वान जो थे उन्होंने भी सेम ईयर में बताया कि ये भी जर्मन जूलॉजिस्ट थे, लेकिन ये जूलॉजिस्ट तो थे लेकिन ये प्लांट्स को भी स्टडी कर रहे थे। इन्होंने कहा, यहाँ पे देखिए लिखा है कोवर्कर थे स्केलेटन के। इन्होंने सेम थीसिस, जैसे स्केलेटन ने कहा कि सारे के सारे प्लांट्स
जो है वो सेल के बने होते हैं। इन्होंने कहा कि सारे के सारे एनिमल सेल के बने हैं। इन्होंने कहा कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल जो है एक यूनिक कैरेक्टर है किसका, प्लांट सेल्स का। एनिमल्स में सेल वॉल होती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे, और अगर होती है तो उसकी कंपोजिशन बताएंगे आप, और साथ में आप मेरे को बताएंगे प्लांट की कंपोजिशन भी। ठीक है, वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक और टर्म दी, मेटाबॉलिज्म। किसने? श्वान ने। मेटाबॉलिज्म टर्म भी इन्होंने दी। मेटाबॉलिज्म होता है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शनें हो रही हैं, जिन रिएक्शनों की वजह से हम जिंदा हैं, उन सभी रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। आपके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा बच्चा, इसका मतलब है कि आप लिविंग नहीं हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता ही हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब आगे चलते हैं। इन्होंने हाइपोथेसिस दी। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? एक ऐसी थ्योरी जो आपने ऑन पेपर तो लिख दी, लेकिन उसको आप साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर पा रही हैं। जब आपसे कोई साइंटिस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये अगर हुआ तो कैसे हुआ, आप कुछ इसको इलेबोरेट नहीं कर पा रहे, तो उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। और आपने उसका प्रूफ दे दिया तब उसे थ्योरी कहते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इन्होंने हाइपोथेसिस दी, दोनों साइंटिस्ट ने, आपके स्केलेटन साहब ने भी और श्वान ने भी। क्या कहा कि सारे के सारे प्लांट और एनिमल सेल्स जितने भी हैं वो सेल्स और सेल के प्रोडक्ट्स के बने हैं। ठीक है, सेल्स और सेल के प्रोडक्ट्स के बने हैं। अब इन्होंने ये तो बता दिया। अब एक क्वेश्चन इनके सामने है जिसकी वजह से इस थ्योरी को हमने हाइपोथेसिस कह दिया। ये नहीं बता पाएंगे नए सेल बनते कैसे हैं। क्वेश्चन तो आना चाहिए ना दिमाग में कि आपने कह तो दिया सर कि सारे सेल्स पुराने सेल से बनते, बट नए कैसे बन रहे हैं। ये आंसर नहीं दे पाए। आंसर किसने दिया? आंसर दिया रुडोल्फ विर्चो। इनका भी डेट दी हुई है एनसीईआरटी में। इवन आपकी एंटोन वॉन लियोनहुक की डेट भी दी हुई है। इट इज़ 1674। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, एड ऑन कर दीजिएगा नोट्स में। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये एक लैटिन वर्ड है जिस पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि सारे के सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो पहले के बने हुए सेल्स हैं उन्हीं से डिवाइड होकर बनते हैं। ओके, ये आ गया रुडोल्फ विर्चो का कंसेप्ट। ये आ गई आपकी सेल थ्योरी, ये इसे कहते हैं ओल्ड सेल थ्योरी। फिर मॉडर्न सेल थ्योरी के कुछ और पोस्टुलेट्स हैं। इसके पोस्टुलेट सिंपल हैं। पहला पोस्टुलेट कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट्स के बने हैं। सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, चाहे वो आपका यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सारी की सारी सेल के अंदर ही होंगी। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। उसके बाद सेल जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, और कोई भी सेल जो है स्पॉन्टेनियसली यानी खुद से नहीं बन सकता। इसके ऊपर बहुत सारी बहस हुई है। आपकी क्लास 12th के एनसीईआरटी जब का चैप्टर आप जब इवोल्यूशन पढ़ोगे उसमें बहुत सारी थ्योरीज दी हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के, उसमें काफ़ी बहस हुई है इसके ऊपर। और अगर मेरे को कभी मौका मिले या आपको वीडियो चाहिए होगी मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ पे भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब ये कहते हैं कि स्मॉलेस्ट क्लियरली डिफाइनिंग यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेल से छोटा कुछ नहीं है। वो एनसीईआरटी की लाइन कि एनीथिंग दैट हैज़ लेस देन अ सेल कैन नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। आपको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस चाहिए तो आपके पास एक सेल होना ही चाहिए। दैट इज़ ग्रेट। अब जब भी कोई चीज़ आती है उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? इसकी कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है सेल थ्योरी की। यूनिवर्सल एप्लीकेशन यानी कि हर ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई नहीं होती। जैसे वायरस, वायरॉइड्स और प्रायंस, ये भी इसी चैप्टर में अगर आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ी हो, और ये मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो डोंट वरी। वायरस जो है उन्हें कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट का मतलब होता है ऐसे पैरासाइट जिनको होस्ट चाहिए ही चाहिए जिंदा रहने के लिए, स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट ऑन होस्ट। इनके कंपोजिशन होती है, इनके अंदर प्रोटीन कोट होता है जिसको कैप्सिड बोलते हैं। बहुत सारे कैप्सोमेर का बनते हैं, बहुत सारे यूनिट्स से मिलकर बना होता है। इनके अंदर जेनेटिक मटीरियल होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। इनका साइज होता है 1/10 ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी से भी 110 टाइम छोटा, और आरबीसी का साइज होता है 7 माइक्रोमीटर डायामीटर। डायामीटर यानी कि गोल जितना भी है। ठीक है, ये इसे कहते हैं डायामीटर, यहाँ से पूरा का पूरा लेंथ यहाँ तक। ठीक है, ये है आरबीसी का साइज, और इससे 10 टाइम्स छोटा है आपका वायरस। और सबसे छोटा होता है एंटीरो वायरस जो लेस देन 30 नैनोमीटर साइज होता है उसका। पहले माइक्रोमीटर, उससे छोटा नैनोमीटर, और वो 30 नैनोमीटर से भी छोटा है। ठीक है,
अब बात करते हैं वायरॉइड्स की। वायरॉइड्स वायरस से भी छोटे हैं, इनके अंदर कोई कोट भी नहीं होता, प्रोटीन कोट, सिर्फ आरएनए होता है। ये वायरस से भी छोटे होते हैं। प्राइन जो होता है, ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं जो बहुत सारी बीमारियां करती हैं। आगे आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दी हैं, क्रिस्टोफर्स जेकोब्स डिजीज, सीजेडी लिखा हुआ है, और इसे मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं, कोरो। इसके सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म है जो सेल थ्योरी को नहीं मानते। तो सेल थ्योरी का कंसेप्ट जो है वो अब वैलिड नहीं है, क्योंकि हमने और भी ऑर्गेनिज्म पढ़ ली हैं, लेकिन फिर भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहता है, क्योंकि इसकी वजह से ही हमें दूसरी ऑर्गेनेलिज का पता चल पाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेल कितनी टाइप के होते हैं। मैंने कहा कि किसी भी टाइप का सेल, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर सेल्स में कौन से आते हैं? तो देखिए, यूनिसेलुलर सेल्स में आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स आपके बच्चे। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि ऐसे सेल हैं जिनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। अब ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या है, इसके बारे में हम पता करते हैं। इनके डायग्राम जब हम बनाएंगे, मैं आपको एक रफ ओवरव्यू देता हूँ, आप थोड़ा अच्छे से बनाइए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। ये कुछ इस तरीके से मैं आपको बैक्टीरियम बना के दिखाता हूँ, आपको ईजी रहेगा बच्चा। ये बनाई मैंने इसकी सेल वॉल, और मैं बाहर से बनाता हूँ आपकी कैप्सूल, ठीक है। ये मैं बनाता हूँ सेल मेम्ब्रेन है, जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इन्वेजिनेशंस, ये आपका आ गया सेल वॉल का एक्सटेंशन। ये आ गया आपका फ्लैजेला। ये आ गई आपकी फिमरी, ठीक है। ये आ गया आपका पिलाए, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका डीएनए। ये आ गया आपका प्लाज्मिड। ये आ गया आपके राइबोसोम्स बचा, और ये बाकी जो भी बचा ये है साइटोप्लाज्म। ओके, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं। ये जो छोटे छोटे इन्हें कहेंगे आप फिमरे, ठीक है। स्पेलिंग अगर गलत हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़। ये आगे पिलाए, ठीक है, या इनको कहते हैं सेक्स पिलाए। ये सेक्सुअल हेल्प में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, या इसको पैरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, और डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं कि बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि फिमरे क्या करता है। ये अटैचमेंट का काम करता है फिमरे। ये आ गया आपका फ्लैजेला, ये आ गया बेसल बॉडी, ये आ गया हुक, ये आ गया फिलामेंट। पूरे को बोलते हैं आपका फ्लैजेला। ये पानी में ऐसे पड़ता है और ये मूवमेंट करवाता है। फिमरे की जो मूवमेंट होती है, ये होती है ओर्स लाइक, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बिल्कुल पतले, और ये होता है ओर लाइक मूवमेंट। नाव के चप्पू की तरह ये मूवमेंट करता है। नाव का चप्पू देखा है आपने, नाव को ऐसे पानी में वो ऐसे टक टक करके मारता है और नाव आगे चलती है। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि मैंने बनाई यहाँ पे सेल वॉल, ठीक है। ये सॉरी, ये है आपका कैप्सूल। कैप्सूल आपका हार्ड भी हो सकता है, और कैप्सूल आपका सॉफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। हार्ड है तो इसको कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स, और सॉफ्ट है तो कहेंगे स्लाइम लेयर, ठीक है बच्चे। फिर आती है आपकी ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर की लेयर, इसको कहेंगे आप सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल जो है आपकी बनी है बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन्स की, पेप्टाइडोग्लाइकन्स। पेप्टाइडो मतलब प्रोटीन, ग्लाइकन यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी शुगर, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स यानी प्रोटीन्स, और शुगर्स की ये चेन कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई है आपकी सेल वॉल, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी हुई है। इसको म्यूरिन भी कहते हैं बच्चे, MUREIN, म्यूरिन भी कहते हैं। याद रखना होगा, कोई है, बाकी जोर डालने की ज़रूरत नहीं बच्चे, जितना याद रहेगा उतना बहुत है। अब हम बात करते हैं, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चे। ये सिलेक्टिवली परमेबल है, ये अंदर है। अब देखिए, मैंने ये कुछ बटन लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या है? इसको कहते हैं मीजोजोम। मीजोजोम या इसका एक और नाम है कॉन्ड्रॉइड। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। पेरेंट सेल्स का जो आपका हमारे अंदर होता है सेल डिवीजन, सेल साइकिल प्रॉपर, माइटोसिस और मियोसिस, इनके अंदर ये नहीं होता। इनके अंदर जो होता है इसे कहते हैं ए माइटोसिस, ठीक है। ए माइटोसिस होती है, और इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है बैक्टीरिया में।
तो इसमें जो डॉटर सेल्स में न्यूक्लियस डिवाइड करने का काम है वो भी ये मीजोजोम ही करती है। अंदर ये है इनका मेन डीएनए, ठीक है बच्चे, ये है इनका मेन डीएनए, इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड, NuCleOid, ये इसको कहते हैं CCC, कॉन्जुलेटेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है, ये CCC भी कहते हैं इसे। और ये क्या बनाया मैंने एक्स्ट्रा, इसे कहते हैं बच्चे प्लाज्मिड। ये हर एक बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्लाज्मिड कहाँ होता है और इसका क्या काम। देखिए प्लाज्मिड का काम मैं यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा सा। ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देता है, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देता है ये बच्चे, बैक्टीरिया को बचाता है एंटीबायोटिक्स के प्रभाव से, ठीक है। ये है साइटोप्लाज्म, ये जेली लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, यूकेरियोट्स में भी होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन में आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म। ये क्या बनाया हुआ बच्चे मैंने, ये मैंने बनाया है आपका राइबोसोम्स, ठीक है, ये आपके राइबोसोम्स हो गए, गॉट इट। अब राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं 70S। एस क्या है, सीडेनबर्ग यूनिट, ये भी मैं आपको जब मैं राइबोसोम्स पढ़ाऊंगा, पैलिडे पार्टिकल्स इनको दूसरा नाम कहा जाता है क्योंकि इनको साइंटिस्ट के नाम पे नाम दिया है, जॉर्ज पैलिडे, पैलिडे पार्टिकल्स, ठीक है। आई होप आपको अब क्लियर दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ भी होती हैं, ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज़ भी होती हैं। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हिटोट्रॉपिक भी। अगर वो ऑटोट्रॉपिक है तो ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है इसी के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। आपके जो भी बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन अलगे जिन्हें कहते हैं आप, ठीक है, इनके अंदर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पे होते हैं। ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ये इंक्लूजन बॉडीज़ है, ये खाना स्टोर करने का काम करती है। तो ये डायग्राम है आपकी प्रोकैरियोट्स की। अब बारी आती है बच्चे यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या ऑर्गेनेलीज है, यूकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक क्यों कहते हैं, तो ये बात है। यू होता है ट्रू, ठीक है, कैरियन होता है न्यूक्लियस अगेन, यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर असली न्यूक्लियस पाए जाते हैं। असली न्यूक्लियस क्या हुआ, अभी तक क्या नकली न्यूक्लियस मिल रहा था। देखिए मैं बताता हूँ आपको, स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ये आ गया आपका सेल, ये है आपका यूकैरियोटिक सेल बच्चे, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। अगर हम एनिमल्स की बात करें, मैं एनिमल सेल बना के दिखा रहा हूँ। अगर प्लांट सेल होगा बच्चे तो बाहर से एक सेल वॉल भी बना दीजिएगा आप, ठीक है, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो फंगाई का सेल हो, कोई भी यूकैरियोट्स हो, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ बैक्टीरिया में मिलते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर मिलते हैं, और वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। बाकी सब किंगडम्स में आपको यूकैरियोटिक सेल्स ही मिलेंगे, ओके, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अब मैंने ये एनिमल सेल बनाया है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मैं अंदर बनाऊंगा बॉस। बॉस कौन होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, जो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने डिस्कवर किया था। ये मैंने गैप गैप क्यों बनाए मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसके अंदर दो मेम्ब्रेन है, अंदर वाली बाहर वाली। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, अंदर न्यूक्लियोलस पड़ा हुआ है, सारा कुछ। ये आ गया बच्चे आपका ER कहते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके आगे बनी है आपकी गोल्जी बॉडीज़, आप बहुत अच्छे से डायग्राम बनाना बच्चे। इसके आगे लाइसोसोम, ठीक है, और वैक्यूल भी। अगर प्लांट सेल की मैं बात करूँ तो वैक्यूल भी होता है उसके अंदर, तो यहाँ पे मैं वैक्यूल भी बना देता हूँ आपको पूरा टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। तो एक काम करते हैं बच्चे, मैं बाहर से सेल वॉल भी ड्रॉ कर ही देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। थोड़ा नीचे चला गया, डोंट माइंड, ओके, ये आ गया। अब इसके अंदर राइबोसोम्स होंगे, ये इसके अंदर होगी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोफिल भी होगा, ग्रेना स्ट्रोमा, दोनों रीजन होंगी बच्चे, ठीक है। ये सब कुछ हुआ आपका। उसके बाद आपके सब कुछ हो गया बच्चे, और इसके अंदर सेंट्रियोल भी होगा अगर एनिमल सेल है, गॉट इट, हो गया बच्चे लगभग। ये आ गई आपकी सेल वॉल, ये आ गई आपकी सेल मेम्ब्रेन, या इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, PM यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आ गया आपका साइटोप्लाज्म, सेम जेली लाइक मटेरियल, ये हमने बैक्टीरिया में भी पढ़ा था, ठीक है। ये आ गया आपका न्यूक्लियस, ये आ गया आपका बेटा
ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के, RER और SER। RER यानी जिसके ऊपर राइबोसोम्स होंगे, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स है ना ये वाले, ये राइबोसोम्स है। गॉट इट, ये राइबोसोम्स है आपके। और जिसके अंदर नहीं है उसको SCR। इसका राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, SCR का काम होता है लिपिड्स की सिंथेसिस करना। ठीक है, लिपिड्स ये बनाता है। आगे ये जो है इसे कहते हैं गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडी। ठीक है, या इसको डिक्टोसोम, DICTOSOM डिक्टोसोम कहते हैं प्लांट्स के अंदर। ये आगे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया जिसको आप कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। 95% तक ATP यही बना देती है। ये आगे बच्चा आपका वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट सेल्स में बहुत बड़ा होता है कि वो 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, सेल को वो पेरिफेरी पे धकेल देता है एक साइड पे। ये मैंने सेल बच्चे न्यूक्लियस बीच में होगा बट मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए मैंने न्यूक्लियस को साइड में बनाया। आप बीच में बना दीजिएगा कोई बात नहीं है। ठीक है, आपके पास बाकी सारा साइटोप्लाज्म। ये आपका सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिवीजन में हेल्प करना, ये स्पिंडल फाइबर्स को लिए हेल्प करता है। ये आपके राइबोसोम्स बच्चे, फ्रीली लिविंग राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म। ये ATS है। ओके, सेल वॉल अलग अलग कंपोजिशन होगी बच्चे यहाँ पे, क्योंकि ये एक नहीं है। अगर प्लांट की होगी आपकी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिक एसिड की होगी। अगर फंजाई की होगी आपकी वहाँ पे होगी काइटिन की होगी आपकी, काइटिन की होगी बच्चे। उसके बाद ग्लूकन और मैनन की भी हो सकती है। ठीक है, अब अगर आपकी ये फंजाई की भी हो गई, अगर आपकी प्रोटिस्ट की है, डाइनोफ्लैजिलेट्स की है, डाई एटम्स की है, जिसकी भी है, एल्गी की, अलग अलग चीज़ों की होती है कंपोजिशन, तो वो आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। मैं टिपिकली बता रहा हूँ कि सेल वॉल है। ठीक है, ये आपका वैक्यूल, इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये सारा का सारा मटेरियल डाइजेस्ट करता है सेल के अंदर का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया। ये है बच्चे यूकैरियोटिक सेल। आपको एक ओवरव्यू प्रोकैरियोटिक का भी मिल गया, एक यूकैरियोटिक का भी मिल गया, और ये साइटोप्लाज्म भी मैंने आपको सब कुछ लगभग बता ही दिया। ये है बच्चे, आप क्लोरोप्लास्ट ही लिख लो यार, क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड लिखूंगा तो फिर मेरे को आपको तीनों एक्सप्लेन करने होंगे, जो मैं अगले चैप्टर्स में बहुत डीपली आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इनके अंदर अपना DNA होता है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको आगे और ज़्यादा बता दूंगा और भी डिटेल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले साइज देखते हैं। 1 से 10 माइक्रोमीटर और 10 से 100 माइक्रोमीटर, 10 टाइम्स। ठीक है, जर्नल फॉर्म, ये यूनिसेलुलर होते हैं प्रोकैरियोटिक, सिंपल फिलामेंटस, फिलामेंट यानी कि लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हो सकते हैं अगर वो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं। मल्टीसेलुलर हो सकते हैं चाहे वो ह्यूमन से या प्लांट से। कॉलोनियल हो सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। सोलिटरी हो सकते हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें आती हैं। ठीक है, जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन, नेक्ड बड़ा होता है साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक का कोई भी ऑर्गेनेल नहीं हो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इनके पास कोई भी नहीं होता बच्चे। राइबोसोम्स के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। ये प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है, सिर्फ साइज का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, सेडिमेंट्री कोफिशिएंट का डिफरेंस आ जाता है। नेक्ड होता है साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोलस कहते हैं इनको। ठीक है, न्यूक्लियोलस इनके अंदर होता नहीं है, न्यूक्लियोइड होता है, इनके जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहते हैं। और CCC, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, सर्कुलर होता है, प्लाज्मिड होता है इनके अंदर, अगर है तो प्लाज्मिड होगा। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। हिस्टोन प्रोटीन कुछ ऐसे होते हैं बच्चे, इसको बीडॉन स्ट्रिंग मॉडल कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ही हमारा DNA रैप होता है। ठीक है, 2 मीटर के आसपास DNA होता है एक सेल के अंदर, तो वो इतने छोटे से सेल में कैसे 2 मीटर DNA रह रहा है, इन्हीं हिस्टोन प्रोटीन्स के अलो साइड में बाइंड होता है वो। ठीक है, इसका पूरा मैकेनिज्म मैं आपको आगे समझाऊंगा। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस होगा, डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, लीनियर होगा यानी कि एक लाइन में होगा, हिस्टोन प्रोटीन होंगे, प्लाज्मिड सिर्फ ईस्ट में मिलेगा। ईस्ट आपका फंजाई के किंगडम में आता है, किंगडम माइकोटा भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, सेग्रीगेशन, DNA कैसा होता है, बाइनरी फिजन से बनता है, यहाँ पे माइटोसिस से डिवाइड होता है। सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में और इनमें प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में। राइबोसोम 70 होते हैं, 50 और 30, यहाँ पे 80 होते हैं, 60-40। ठीक है, ये मत बोलना 50 और 30 80 होता है बच्चे, ये सेडिमेंट्री कोफिशिएंट है, ये मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए याद रख लो थोड़ा बहुत। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में मेसोसोम प्रेजेंट होगी,
और यूकेरियोट्स में एब्सेंट होगी। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट्स में तो होता नहीं है। अगर क्लोरोप्लास्ट होगा भी तो मेम्ब्रेन में होगा। मैंने पीछे आपको डायग्राम बना के बता दिया कि मेम्ब्रेन पे आपका जो है क्लोरोप्लास्ट, और मैंने एग्जांपल भी दी वहाँ पे क्या, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी। और माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोट्स में तो होगा ही, क्लोरोप्लास्ट सब में नहीं होता। जैसे ह्यूमंस में क्लोरोप्लास्ट होता है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता दीजिए। ओके, अब हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है सेल वॉल। सो बच्चे सेल वॉल क्या होता है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। सबसे पहले सेल वॉल का काम होता है प्रोटेक्शन देना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सेल की शेप को मेंटेन करना, सेल को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाना, सेल को और भी एक्टिविटीज़ ये आगे करवाता है, जो मैं आपको आगे भी बता देता हूँ। ठीक है, फंक्शंस ये सेल वॉल की लेंथ को बढ़ाता है और भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स। इनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की या म्यूरिन की, अमीनो एसिड और शुगर। शुगर दो होती हैं, NAG NAM। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन ये बेसिक शुगर है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जो है वो एसिडिक शुगर है। ठीक है, आपको ये समझ आ गया। इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है बच्चे, ये नैग है, ये नैम है, फिर नैग नैम नैग नैम, इनकी ये होती है, ये भी नैग नैम ऐसे ऐसे चलेगा। और बीच में ऐसे 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 यूँ करके बॉन्ड्स बने होते हैं बच्चे, इनको बोलते हैं ओलिगोपेप्टाइड बॉन्ड्स। ऐसे ही चलता रहेगा ये। ठीक है, नैग नैम का चक्कर ये ऐसे ऐसे अल्टरनेटिवली सीक्वेंस में मौजूद होती हैं। ये आपकी इस तरीके से डायग्राम जाएगी। एक NAG है, जो कलर्ड है वो NAG है, जो कलर्ड नहीं है वो नैम है। नैग नैम। ठीक है, ये नैम नैग। समझ गए बच्चे? किसी भी तरीके से अरेंज होगी बट अल्टरनेटिवली अरेंज होगी। ये होती है β1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ये है आपकी ओलिगोपेप्टाइड की चेन्स जो इनको बीच में बांध के रखती हैं। जब भी एंटीबायोटिक्स आप देते हो ना, वो इन चेन्स को तोड़ता है हमेशा। ठीक है, और जिनके अंदर तभी बैक्टीरिया को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है एंटीबायोटिक से, क्योंकि ये वाली चेन होती है जो सेल वॉल के कंपोनेंट्स को, क्योंकि सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती है। तो सेल वॉल का अपने धागे खुल गए तो ये चेन्स फिर पूरी करके खुल जाती हैं। ठीक है, नीचे एक कॉन्सेप्ट लिखा मैंने, एल फॉर्म या लिस्टर फॉर्म बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, लाइसोजाइम करके एक एंजाइम होता है जिससे पेप्टाइडोग्लाइकन को हटा दिया जाता है। इसके बाद एक ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस आता है जो HC ग्राम ने दिया था 1838 में। इसको कहते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। ठीक है, तो उन्होंने कॉलोनी ली बैक्टीरिया की, उसको क्रिस्टल वायलेट डाई, ठीक है, मेन डाई जो थी, उसके अंदर भिगोया, 1 मिनट के लिए भिगोया। उसके अंदर उसको अल्कोहल या एब्सोल्यूट अल्कोहल से वॉश किया, जिसको कहते हैं या तो पोटेशियम आयोडाइड किया है, पोटेशियम आयोडाइड, अल्कोहल, एसीटोन या एब्सोल्यूट अल्कोहल 90% जो होती है उसे वॉश किया। इसके बेसिस पे आपको दो टाइप के बैक्टीरिया, एक थे आपके ग्राम पॉजिटिव, दूसरे थे आपके ग्राम नेगेटिव। जिन्होंने पर्पल कलर को रिटेन किया, ठीक है, उन्हें कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। इनके अंदर सिंगल सेल लेयर की सेल वॉल थी, इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत हाई अमाउंट में थी, 70 से 80%। इनके अंदर लिपोपॉलीसेक्राइड्स थे, यानी लिपिड्स भी थे पॉलीसेक्राइड्स के साथ। और एक टीकोइक एसिड नाम का कंपाउंड होता है बच्चा, वो इनमें बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और प्रेजेंट भी था। ग्राम नेगेटिव में पर्पल कलर इन्होंने पकड़ा नहीं, फिर इनको एक और डाई मारी सेफ्रोनिन पिंक कलर की। फिर इनको देख के पता चला कि इनके अंदर पॉलीसेकेराइड बाहर होता है और पेप्टाइडोग्लाइकन अंदर होता है। मल्टीपल लेयर्स होती हैं ग्राम नेगेटिव के अंदर, ये रिटेन नहीं कर पाता क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन का अमाउंट कम होता है, कुछ 3 से 12% के आसपास। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन यहाँ पे लिखा हुआ है 3 से 12% के आसपास। और टीकोइक एसिड इनके अंदर होता नहीं, इनके अंदर होता है। तो ये आपका ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस, ये आपकी ग्राम स्टेनिंग की डायग्राम है। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है बच्चे अंदर वाली, ये आपकी सेल वॉल है बाहर वाली, पूरी दोनों लेयर्स सेल वॉल की। ठीक है, कुछ इस तरीके से कलर कर दीजिए। ये आ गई आपकी सेल वॉल, सेम यहाँ पे। ये आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव के पास एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो मैंने कहा कि आउटर लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर्स इनके अंदर और होती है। ये दोनों है पेरिप्लाज्मिक स्पेसेस। तो ये आ गई आपकी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की डायग्राम। फंजाई के सेल वॉल की, फंजाई एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसकी सेल वॉल की कंपोजिशन वेरी करती है। वेरी क्या, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो अलग कंपोजिशन होगी, और अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो अलग होगी। अगर यूनिसेलुलर है बच्चे तो ग्लूकन और
सॉरी, हाँ, आपका ग्लूकन और काइटिन होगा, ये मेन कंपोनेंट भी है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी यही मिलता है। अगर यूनिसेलुलर है तो ग्लूकन और मैनन होंगे, ठीक है? कुछ के अंदर, इसके आगे फर्दर सब टाइप्स हैं। अगर किसी का फंजाई भी होगा तो मैं वो भी पढ़ाने वाला हूँ। मशरूम कल्टीवेशन किसी का है वो भी पढ़ाऊँगा, तो उसमें भी आपको और डिटेल में पता चलेगा। ये कुछ ये स्ट्रक्चर है, ये हैं आपके मैनोप्रोटीन्स, ठीक है बच्चे? ये और ये स्ट्रक्चर्स, ये ग्लूकन्स हैं, नीचे वाले लंबे-लंबे ग्लूकन्स हैं, ऊपर वाले मैनोप्रोटीन्स हैं, मैनन्स बोलते हैं जिनको, ठीक है? ये आपकी काइटिन की लेयर्स, नीचे आ गई आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो ये पूरा का ये यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। गॉट इट? ये आ गई आपकी फंजाई की सेल वॉल।